यही का तमाम ये कंबोज माल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। वक्त हो गया है प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। मैं शो आगे बढ़ाऊं, अंशुमान जी को इंट्रोड्यूस कराऊं, उससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो ऐप के डाउनलोड के नंबर्स हमें मिल रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया हमें मिल रही है, बहुत उत्साहवर्धक हैं, हम लोगों को काफ़ी ऊर्जा दे रही हैं। और अब तक अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि आप ऐप डाउनलोड कीजिए। एंड्रॉयड, iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर हमारा मनी 9 का ऐप अवेलेबल है। इसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में, हमारे शो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप जो भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, दोनों पर, एंड्रॉयड पर, iOS पर आपको ये ऐप मिलेगा। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं? शुभम, मनी सेंट्रल में आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको अपने ऐप के बारे में, मनी 9 ऐप के बारे में खास बात बताएंगे जो कार्यक्रम के अंत में होगी। उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमने जैसा वादा किया था कि हर रोज़ हम आप इस मनी 9 ऐप के बारे में कोई कुछ नई चीज़ें आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर क्रिप्टो की दुनिया से आ रही है। क्रिप्टो के सितारे, क्रिप्टो के स्टार, जिनके नाम पर लोगों ने बड़े पैमाने पर क्रिप्टो में खरीदारी की थी, एलन मस्क, उन्होंने क्रिप्टो के साथ क्या किया है, बिटकॉइन को लेकर उनका क्या फैसला है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। मानसून का अपडेट हमारे पास होगा। खबर थोड़ी मिली जुली है, अच्छी खबर नहीं है मानसून के मोर्चे से, और इसके अलावा भी कई ज़रूरी खबरें हैं जिन्हें आपको बताएंगे शुभम। उन ज़रूरी खबरों के लिए आप देखिए ऑन द शो, जिससे आपको पता चलेगा कि शो में कहाँ से शुरुआत होगी और कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे। शुरुआत होगी आज के शो की रुपए से। रुपए की गिरावट से आरबीआई बेफिक्र। यूरोप का महंगा कर्ज, भारत की मुसीबत, कहीं बरसे कहीं रूठे बादल। एलन मस्क ने क्यों बेच दिए बिटकॉइन, इस पर चर्चा करेंगे। क्या लौट आए विदेशी निवेशक? शेयर बाजार में लगातार खरीदारी हो रही है 4 दिनों से, तो क्या वाकई विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में लौट आए, इस पर बात होगी। और चलते चलते सोने का अपडेट भी लेंगे। सोने की चमक क्यों पड़ी फीकी। शुरुआत रुपए से। सरकार या रिजर्व बैंक रुपए की गिरावट को लेकर कहां तक झेल सकते हैं, इस तरह के सवाल को लेकर रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि उनके जहन में रुपए को लेकर कोई स्तर नहीं है, यानी रुपए में गिरावट को थामने के लिए रिजर्व बैंक की तरफ से बड़ा कदम उठाए जाने की संभावना कम है। हालांकि गवर्नर ने यह भी कहा कि रुपए में भारी उतार चढ़ाव पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय बैंक कदम उठाता रहेगा। डॉलर के मुकाबले रुपया 80 का स्तर पार कर चुका है और इसके आगे भी 82 तक के पहुंचने की कुछ रिपोर्ट्स हमारे सामने आ चुकी हैं। रुपए को लेकर चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। जिन वजहों से रुपया गिर रहा था, एक उसमें छोटा सा जो राहत है वो केवल विदेशी संस्थागत निवेशकों से आप मान सकते हैं, जहां से 4 दिन से हम खरीदारी देख रहे हैं। इसके अलावा सब कुछ एज इट इज़ है। जो कारण थे वो कारण अभी भी बरकरार हैं। सर, रिजर्व बैंक ने ये खुलकर कह दिया कि रुपए की गिरावट कोई बड़ी परेशानी नहीं है। इसका क्या मतलब है, क्या संकेत दिया उन्होंने? शुभम, हम लोग पत्रकारिता में और एनालिसिस में ये समझते हैं ना, उर्दू का एक शेर है कि मैं वाकिफ़ हूँ तेरी चुपगोइयों से, मैं समझ लेता हूँ तेरी अनकही भी। तो बाजार ने आरबीआई गवर्नर की अनकही समझ ली है। आरबीआई गवर्नर का कहने का मतलब है कि रुपया अपनी गति से गिरता रहेगा या चढ़ता रहेगा, इससे उन्हें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और दुनिया की केंद्रीय बैंकों को रुपए की कीमत में गिरावट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। रुपए की किसी भी करेंसी में गिरावट की जो गति होती है उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है। और यही बात आज आरबीआई गवर्नर ने एक कार्यक्रम में बोलते समय बात बताई कि रुपए में तेज गिरावट रोकी जाएगी। यहाँ मुझे याद आता है, हम लोगों ने इकोनॉमिका में इस पर चर्चा की थी और कहा था कि रुपया जितना गिरना चाहेगा उतना गिरेगा, रिजर्व बैंक उसे रोकने की कोशिश नहीं करेगा। रिजर्व बैंक सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडार को गिरने से रोकने की कोशिश करेगा और वो कवायद जारी है। तो रिजर्व बैंक ने एक किस्म से रुपए को लेकर जो तमाम चर्चाएं राजनीतिक हलकों में, गैर राजनीतिक हलकों में और तरह तरह से चलती हैं, उन्हें विराम देने की कोशिश की है और रुपए की गिरावट को लेकर बहुत ज़्यादा बेचैन, परेशान, घबराहट न होने की बात कही है। स्वाभाविक सी बात है कि केंद्रीय बैंक ये क्यों कहेगा कि इंपोर्ट, रुपया कमजोर होने से इंपोर्ट महंगा होता है। केंद्रीय बैंक क्यों ये क्यों कहेगा कि जो कर्ज हैं विदेशी, उन्हें उनका अनहेज्ड पोर्शन रुपए की गिरावट से दबाव में आता है। लेकिन कंपनियां तो परेशान हैं। कंपनियों के पास करीब करीब $79 बिलियन का ऐसा ईसीबी है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है, जिसकी हेजिंग नहीं है। हेजिंग का मतलब ये है कि उन्हें मुद्रा की गिरावट में उतार चढ़ाव से बचाने का कोई विकल्प नहीं है।
और इसलिए अब जबकि डॉलर की मजबूती सामने दिखाई दे रही है बढ़ती हुई, तो उनमें काफ़ी अफरा तफरी है और बेचैनी है। लेकिन इस तरफ भी शायद आज आरबीआई गवर्नर ने इशारा किया कि जो अनहेज्ड पोर्शन है विदेशी कर्जों का, उसे सही संदर्भ में देखा जाना चाहिए। ऐसी कोई बड़ी रिस्क या जोखिम उन्हें लेकर नहीं है। तो रिजर्व बैंक गवर्नर ने रुपए को लेकर, विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर जो दबाव बन रहे थे, जो सवाल उठ रहे थे, उन्हें हल्का करने की कोशिश की। लेकिन परोक्ष रूप से अगर आप देखें तो जो बाजार से हमें संकेत मिल रहे हैं उस हिसाब से हमें लगता है कि 80 के आसपास का रुपया रीर के हिसाब से, रीर और नीर जो दो पैमाने हैं जिन पर रिजर्व बैंक भारतीय मुद्रा की प्रतिस्पर्धी कीमत का आकलन करता है अन्य मुद्राओं की तुलना में जिनसे भारत कारोबार करता है, ऐसी करीब 40 मुद्राएं हैं, उसमें 80-81 रुपए का स्तर शुभम लगभग बैलेंस्ड स्तर है, फेयरली बैलेंस्ड स्तर माना जा रहा है। इसलिए रिजर्व बैंक ने ये बात कही है। रिजर्व बैंक को ये पता है कि रुपए में बहुत तेजी से बढ़ोतरी या मजबूती आने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर, जितने फैक्टर रुपए को कमजोर करते हैं, वो सब अभी मजबूती के साथ अपनी जगह जमे हुए हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होनी है, उसे नहीं रोका जा सकता। ट्रेड डेफिसिट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होनी है, उसे नहीं रोका जा सकता। विदेशी निवेशक काफ़ी पैसा निकाल ले गए हैं, थोड़ा बहुत अंदर आने की कोशिश हो रही है, लेकिन उनका रुख स्पष्ट होते होते समय लगेगा और डॉलर की मजबूती लगातार बनी रहेगी। ये 3-4 बड़े पहलू हैं और इसलिए रिजर्व बैंक किसी भी स्थिति में बाजार में बहुत तेजी से आगे नहीं जाना चाहता रुपए की गिरावट को रोकने के लिए। हालांकि संकेत यह भी दिए जा रहे हैं कि अगर रुपया बहुत तेजी से गिरा तो विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल किया जाएगा, जिस पर हमने कल चर्चा की थी। अब रुपए को लेकर एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिस पर हम अगली खबर में चर्चा करेंगे, जब हम बात करेंगे कि यूरोप के केंद्रीय बैंक ने क्या किया। तो यूरोप के केंद्रीय बैंक ने भी कर्ज महंगा कर दिया है। महंगाई की वजह से यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी ब्याज दरें बढ़ाने पर मजबूर हो गया है। गुरुवार को यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 11 साल में पहली बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की और बढ़ोतरी भी अनुमान से ज़्यादा हुई। ईसीबी ने ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की, जबकि बाजार ये मानकर चल रहा था कि 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होगी। ये बढ़ी हुई दरें यूरोप के उन देशों में लागू होंगी जहाँ पर यूरो करेंसी के रूप में इस्तेमाल होता है। इस फैसले के बाद डॉलर के मुकाबले यूरो में हल्की बढ़त देखने को मिली। सर, यूरोप की बढ़ोतरी बहुत लोग जिक्र कर रहे हैं, बहुत उसको रेखांकित किया जा रहा है। पूरे दुनिया में ब्याज दरें महंगी हो रही हैं, ऑस्ट्रेलिया में हुई, अमेरिका में हुई, सब जगह हुई, तो यूरोप को लेकर इतनी ज़्यादा गहमा गहमी क्यों? यूरोप दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में, खासतौर से यूरो जोन और यूरोपियन सेंट्रल बैंक दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में एक बड़ी विशिष्ट परिस्थिति रखता है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक किसी एक देश की मुद्रा का या अर्थव्यवस्था का जिम्मेदार नहीं, जैसे कि आप फेडरल रिजर्व को लें, आरबीआई को लें या बैंक ऑफ चाइना को लें। यूरोपियन सेंट्रल बैंक पूरे यूरो जोन की मुद्राओं का और उनकी अर्थव्यवस्थाओं का जिम्मेदार है। यूरो जोन में शुभम 2014 के बाद से निगेटिव इंटरेस्ट रेट है लगातार 11 साल से। यूरोप, इतना सब कुछ हो गया, दुनिया में तमाम आंधी तूफान आकर गुजर गए, पर यूरोप में ब्याज दरें नहीं बढ़ी। उसकी वजह ये कि यूरोप की सारी अर्थव्यवस्थाएं ना तो एक साथ दौड़ती हैं और ना एक साथ रुकती हैं। कुछ अर्थव्यवस्थाएं मंदी में होती हैं, कुछ अर्थव्यवस्थाएं बेहतर ग्रोथ कर रही होती हैं, कुछ बीच में कहीं घिसट रही होती हैं। 2008-9 की जो क्राइसिस आई थी, जिसके बाद यूरोप और अमेरिका में अटलांटिक के दोनों किनारों पर बैंकों में जबरदस्त कत्लेआम मचा था। उसके बाद यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को मंदी से उबारने के लिए ब्याज दरें कम रखने का एक लंबा अभियान चलाया था। 0% की ब्याज दर थी, ऑलमोस्ट नेगेटिव इंटरेस्ट रेट थी, और डिपॉजिट पर 0.5% के आसपास की ब्याज दर मिलती थी। तो इसलिए ये सबकी निगाहें इस बात पर थी। सबको पता था कि फेड रिजर्व बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड करेगा, सबसे तेजी से आगे आएगा और ब्याज दरें बढ़ाएगा। फेड रिजर्व ने बहुत तेजी से ब्याज दरें बढ़ाई। 27 जुलाई को फिर बैठक है, जिसमें फिर हमें पता चलेगा कि फेड रिजर्व ब्याज दरों में कितनी बढ़ोतरी कर रहा है। भारत और बाकी अर्थव्यवस्थाओं की तरफ से भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद थी, पर यूरो जोन, जो शायद अमेरिका से ज़्यादा गहरी और मजबूत और जिद्दी महंगाई से तप रहा है, चाहे वो जर्मनी हो या यूके हो या फ्रांस हो। यूके हालांकि यूरो जोन से बाहर है, लेकिन पूरे यूरोप की जो अर्थव्यवस्थाएं महंगाई से तप रही हैं, जूझ रही हैं, वहाँ यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने काफ़ी समय लिया ब्याज दरों में बढ़ोतरी के लिए। 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की उम्मीद थी, 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी यूरो जोन में यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने की है, और इस संकेत के साथ की है कि चूंकि महंगाई ऊपर है तो ब्याज दरें और बढ़ेंगी। और ये बहुत बड़ा शिफ्ट है यूरो जोन की मौद्रिक पॉलिसी में, और इसका असर अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं पर, कुछ जो पहले से मंदी में पिछली अर्थव्यवस्थाएं हैं, कुछ अभी उभरने की, कोविड के लॉकडाउन से उभरने की कोशिश कर रही थी, उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर अलग अलग इसका गहरा असर पड़ेगा। पर यूरोपियन सेंट्रल बैंक के पास कोई और
और विकल्प नहीं था महंगाई थामने के लिए, और इसलिए 11 साल बाद उसने यूरोप में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई हैं और इसी के साथ यूरोप में कर्ज महंगे होने की शुरुआत हो गई है। कभी कर्ज महंगा भी हो सकता है यूरोप में, 0% से ऊपर जा सकता है, ये बात लोग भूल भी गए थे कि यूरोप में कर्ज कभी महंगा भी होता है। सर, इसका रुपए पर क्या असर पड़ेगा? यहाँ एक दिलचस्प घटनाक्रम है। रुपए में जैसे जैसे यूरोपियन सेंट्रल बैंक की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना करीब आने लगी, 25 से 50 बेसिस पॉइंट की संभावनाएं दिखाई देने लगी, हमने पिछले 2 दिनों में रुपए में रिलेटिव मजबूती देखी और डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखी। डॉलर इंडेक्स जो कि अपने रिकॉर्ड हिस्से को छू चुका था, यूरो में बढ़ोतरी के साथ, यूरो में ब्याज दरों की बढ़ोतरी के साथ डॉलर में के इंडेक्स में गिरावट आई और आज हमने देखा यूरो थोड़ा ऊपर गया इस बढ़ोतरी के बाद। यूरोपियन सेंट्रल बैंक के लिए यह भी बहुत ज़रूरी था ब्याज दरें बढ़ाना, क्योंकि यूरोप बुरी तरह डॉलर के मुकाबले टूटा हुआ, ऑलमोस्ट पैरिटी आ गई थी, एक डॉलर और 1 यूरो बराबर हो गया था। तो अगर अब जो हमें घटनाक्रम आने वाले समय में दिखाई देगा शुभम अगले 1 हफ्ते के भीतर, उसमें हमें भारतीय रुपए में अपेक्षाकृत रूप से धीमी गिरावट दिखाई देगी या मजबूती दिखाई देगी, क्योंकि जैसे जैसे यूरो मजबूत होना शुरू होगा और डॉलर इंडेक्स में कमी आएगी, रिलेटिवली तुलनात्मक रूप से भारतीय रुपए की स्थिति थोड़ी सी बेहतर होगी। और अगर यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 1-2 बड़ी ब्याज दरों में बढ़ोतरी और आने वाले समय में की तो रुपए में गिरावट को लेकर थोड़ी चिंता कम हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा कैविएट है, वो ये कि फेडरल रिजर्व अगर दोबारा ब्याज दरों में बड़ी बढ़ोतरी करता है, जो करेगा, तो फिर डॉलर इंडेक्स में तेजी और मजबूती वापस लौटेगी। लेकिन फिलहाल यूरो जोन में ब्याज दरें बढ़ने का एक सकारात्मक असर हमें रुपए की कीमत में आने वाले समय में दिखाई दे सकता है, जहां रुपए में बहुत तेज गिरावट की गुंजाइश नहीं दिखेगी और इसलिए आज हमने रुपए को पिछले कई दिनों में काफी बेहतर स्थिति में देखा है। बिल्कुल 5-6 पैसे की मजबूती थी सुबह के कारोबार में। महंगाई को बड़ी चुनौती मानते हुए एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के ग्रोथ अनुमान में कटौती की है। एडीबी ने अब 7.2% ग्रोथ का अनुमान लगाया है। अप्रैल में एडीबी ने 7.5% ग्रोथ का अनुमान लगाया था। बैंक का कहना है कि भारत में ब्याज दरों में बढ़ोतरी और महंगाई की वजह से ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। बैंक ने 2022 के लिए चीन के ग्रोथ अनुमान में भी कटौती की है। अनुमान को 5% से घटाकर 4% कर दिया है। भारत के आर्थिक विकास दर को लेकर सर एजेंसियां अभी भी बहुत सहज नहीं दिख रही हैं। घरेलू हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, सब अनुमानों में कटौती कर रही हैं। ऐसा क्यों? एडीबी ने 2 महत्वपूर्ण बातें बताई। बाकी तो हमें भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हमें पता है और हम लगातार मनी सेंट्रल में लोगों को बता भी रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर आने वाले 2-3 महीनों में अनुमान और कम होंगे, डाउनग्रेड और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। लेकिन 2 महत्वपूर्ण बातें एडीबी ने बताई हैं। पहली एक चीज़ तो ये कि महंगाई कॉस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ा रही है और भारत में अधिकांश महंगाई कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन दिख रही है, जो एडीबी का कहना है, क्योंकि कंपनियों की लागत बढ़ी है तो उन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं, जिससे संभालना फिलहाल मौजूदा मौद्रिक नीति के तहत संभव नहीं है। और दूसरी चीज़, एडीबी ने भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान में कटौती में एक और महत्वपूर्ण चीज़ मानी है कि भारत में ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण जो कर्ज की लागत है वो बढ़ रही है। भारत को इस समय हर तरह से सस्ता कर्ज चाहिए था ताकि अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से निकलकर बाहर आ सके और ग्रोथ दिखाई दे सके। ये 2 बड़े पहलू हैं, जिन 2 बड़े पहलू के कारण एडीबी को लग रहा है कि आने वाले समय में भारत की आर्थिक विकास दर में गिरावट आएगी और नरमी आएगी और ये दोनों ही चीज़ें फिलहाल बढ़ती जानी है। महंगाई में भी अभी कमी होने की कोई गुंजाइश नहीं और ब्याज दरों में एक बढ़ोतरी और होनी है। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस साल मानसून की बरसात सामान्य नहीं है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर सामान्य के मुकाबले बहुत कम बारिश हुई है, तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां सामान्य के मुकाबले बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग के आंकड़े देखें तो 21 जुलाई तक उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में सामान्य के मुकाबले बहुत कम बारिश हुई है। वहीं अधिक बरसात वाले राज्यों में तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक शामिल हैं। तेलंगाना में तो सामान्य के मुकाबले लगभग 2 गुनी बारिश हो चुकी है, बल्कि 2 गुनी से भी ज़्यादा बारिश हो चुकी है। सर, मानसून का सीधा रिश्ता फसलों से है। ये असंतुलन मानसून का कितना भारी पड़ सकता है खरीफ पर? मानसून के मोर्चे से बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जो प्रमुख मानसून की दृष्टि से जो प्रमुख फसल उत्पादक राज्य हैं, जो हमारे चार्ट पर आप देख सकते हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा खरीफ की फसल आती है, वहाँ पर या तो बाढ़ की स्थिति है, अतिवृष्टि की स्थिति है, पानी बहुत ज़्यादा बरसा है और इसलिए वहाँ खेती और बुवाई संभव नहीं है, या एक बहुत बड़ा हिस्सा लंबी डेफिसिट में है। 100% 115
जो 61%, 51%, 47% के आसपास का डेफिसिट है। हालांकि 50% के एवरेज बड़े राज्यों में 50% कम बारिश हुई है। और अभी सरकार की तरफ से सोइंग के रिवाइज आंकड़े नहीं आए जब तक हम इस कार्यक्रम को आपके सामने लेकर आ रहे थे, लेकिन 1-2 दिन में शायद सरकार की तरफ से पैडी की सोइंग के, धान की सोइंग के आंकड़े सामने आएंगे। धान की सोइंग के बारे में हमने पिछली बार आपको बताया था कि धान की बुवाई पहले से ही पिछड़ी हुई, और जिन राज्यों में मानसून कमज़ोर होने के या बहुत ज़्यादा बारिश होने के संकेत आ रहे हैं, वहाँ धान की बुवाई में जो धीमापन है या बुवाई का जो पिछड़ना है, वो शायद आने वाले समय में बना रह सकता है। अगले एक हफ्ते में हमारे सामने स्थिति और स्पष्ट होगी, और उस आधार पर हम शुभम जान पाएंगे कि भारत की महंगाई पर, खासतौर से खरीफ की फसल और महंगाई का बहुत पेचीदा रिश्ता है। भारत के पुराने इतिहास में खरीफ की फसल और महंगाई के अजीब रिश्ते हैं, क्योंकि महंगाई का एक दौर हम हमेशा खरीफ की फसल के बाद आता देखते हैं या खरीफ के साथ देखते हैं। चाहे वो तिलहन की, दलहन की महंगाई, वो हमेशा त्योहारी मौसम के आसपास आती दिखाई देती है, और उस पर हमारी निगाहें रहेंगी। लेकिन मानसून फिलहाल वैसा बिल्कुल नहीं है जैसी उम्मीद की जा रही थी। अगली खबर, बिटकॉइन। 1 साल पहले तक बिटकॉइन को डिजिटल संपत्ति बताने वाले अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने बिटकॉइन में अपनी 75% होल्डिंग बेच दी है। बुधवार को टेस्ला का जून तिमाही के नतीजे घोषित किए गए। उसमें कहा कंपनी ने कि बिटकॉइन में अब तक अपनी कंपनी 75% होल्डिंग निकाल चुकी है, जिससे कंपनी को लगभग $93.6 करोड़ मिले हैं। 2021 की शुरुआत में टेस्ला ने बिटकॉइन में $1.5 अरब का निवेश किया था। सर, मस्क ने बिटकॉइन क्यों बेच दी है? वो तो भविष्य बता रहे थे, इसको बता रहे थे कि ये भविष्य है निवेश का, तो उन्होंने क्यों बेच दिए फिर ये बिटकॉइन? मस्क के नाम पर या मस्क के ट्वीट से और बिटकॉइन को और क्रिप्टो करेंसी के सपोर्ट से प्रभावित होकर बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो करेंसी खरीदी थी। हालांकि उस समय भी चर्चाओं में हम लोग लगातार ये कहते थे कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर और बिटकॉइन को लेकर बहुत सारे सवाल बने हुए हैं। मस्क के साथ मस्क की कंपनी गहरे दबाव में है। टेस्ला को कैश की ज़रूरत है, और इसलिए $1.5 बिलियन के आसपास का निवेश है, जिसमें 75% के आसपास का निवेश मस्क निकाल चुके हैं और वो पैसा वापस लाना चाहते हैं। टेस्ला कई तरह से दबाव में है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो रही है, बैटरी और जो इलेक्ट्रिक कार बनाने की मेजर कॉस्ट है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, और इसके अलावा ट्विटर को खरीदने की जो उनकी उत्साहवर्धक घोषणा थी और जो कोशिश थी, वो भी मुश्किल में फंस गई और वो अदालती झगड़े में पहुंच गई है। बिटकॉइन से मस्क का बाहर आना या बिटकॉइन का से बाहर निकलना आमतौर पर काफ़ी हद तक बिटकॉइन को लेकर जो बना हुआ सेंटिमेंट है बाजार में, जो नेगेटिव सेंटिमेंट है, उसको और ज़्यादा बढ़ाएगा। क्योंकि हमें याद रखना जरूरी है कि एक समय तो मस्क ये कह रहे थे कि टेस्ला का पेमेंट, वो अपनी कारों का पेमेंट भी वो क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन में स्वीकार करेंगे। इसके अलावा हुआ क्या है कि जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस है वो संकट में फंसते दिख रहे हैं। ताज़ा मामला जिपमैक्स का है। जिपमैक्स के प्लेटफॉर्म पर रोक लगी। जिपमैक्स ने जो विड्रॉल थे उनको रोक दिया। हालांकि बाद में कहा गया कि कंपनी ने विड्रॉल शुरू कर दिए। इससे पहले भी हमने देखा था कुछ एक्सचेंजेस ऐसे थे जिन्होंने बैंक्रप्सी तक की नौबत आ गई थी। सर, एक्सचेंजेस लगातार क्राइसिस में फंस रहे हैं, क्या इसी वजह से निवेशकों का जो भरोसा है वो लगभग डगमगा रहा है, डोल रहा है? हाँ, एक्सचेंजेस का क्राइसिस में आना, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में एक्सचेंजेस में का क्राइसिस में आना किसी दूसरे और कारोबार से या ट्रेडिंग से या सिक्योरिटी से काफ़ी अलग है। जैसा आमतौर पर हम जब स्टॉक मार्केट में या बॉन्ड मार्केट के संदर्भ में बात करते हैं तो उसमें एक्सचेंजेस आमतौर पर दो पक्षों के बीच कारोबार या लेन देन का माध्यम होते हैं। आप जो स्टॉक्स खरीदते हैं, हम जो स्टॉक्स खरीदते हैं, बाकी लोग जो स्टॉक्स खरीदते हैं, वो डिमैट फॉर्म में दूसरी एजेंसियों के पास सुरक्षित रहते हैं, चाहे वो डिपॉजिटरीज हों उनके बीच में। मान लीजिए एक्सचेंज कल बंद भी हो जाए, बर्बाद भी हो जाए, लेकिन आपका जो निवेश है वो सुरक्षित रहेगा। बिटकॉइन के साथ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इनके पीछे कोई रेगुलेटर नहीं है, इनके पीछे कोई डिपॉजिटरीज नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि अगर एक्सचेंज डूब जाता है तो ये पैसा आपको कैसे वापस मिलेगा। और वही वास्तव में हो रहा है। इलॉन मस्क का बाहर निकलना इस बात का भी संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में डिलीवरी की क्राइसिस, यानी आपके बिटकॉइन निवेश में आपके बिटकॉइन आपको वापस मिलने का संकट आएगा। और ये इस चीज़ से प्रूव होता है कि सेल्सियस, जो कि बड़ी फर्म है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिटकॉइन में, उसने भी हाल में अपनी बैंक्रप्सी फाइल की, यानी उसने अपने आप को दिवालिया घोषित किया, उसका दिवाला निकल गया है। और उसने अपनी फाइलिंग में अदालत में ये कहा है
कि जो उसके अर्न एंड बारो अकाउंट्स थे, यानी जो जहां पर लोग अपने बिटकॉइन रखते थे, उन्हें वो वापस चुका नहीं सकती, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने उनके साथ नो डिलीवरी का एग्रीमेंट किया था। यानी बिटकॉइन जो उनके पास उपलब्ध है उनकी वापसी नहीं हो सकती। उनके लॉयर ने यह कहा है कि यूजर्स ने अपने लीगल पावर बिटकॉइन या क्रिप्टो को क्लेम करने के पहले ही सरेंडर कर दिए थे, जब वो इस एक्सचेंज के साथ कारोबार कर रहे थे। और ये बिटकॉइन की ट्रेडिंग के साथ, बिटकॉइन के साथ सबसे बड़ी चुनौती आने वाले समय में होने वाली। जैसे जैसे एक्सचेंज या प्लेटफॉर्म डिफॉल्ट करेंगे, बंद करेंगे, या रेगुलेटर्स के दबाव से क्रैश होना या खत्म होना शुरू करेंगे, जो भी उसमें है डिजिटल फॉर्मेट में, वो मिलेगा कैसे, वो किसके पास है, वो वापस कहां से आएगा, और जो वापस आएगा वो ट्रेड कहां होगा, ये बात हमें दिखाई देती। पर इलॉन मस्क का बिटकॉइन से निकलना क्रिप्टो करेंसी बाजार के भविष्य के लिए कतई अच्छी खबर नहीं है। बिटकॉइन वाली किसी भी कंपनी से आप कैसे जुड़ते हैं? एक वेबसाइट के माध्यम से। आप मान लीजिए कि वेबसाइट बंद, कंपनी बंद। 9 महीने से भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली कर रहे विदेशी निवेशक अब खरीदारी के मूड में नजर आ रहे हैं। 4 दिन में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 4700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की खरीदारी की है। विदेशी निवेशकों की खरीदारी बढ़ने की वजह से शेयर बाजार में भी खरीदारी आई है। सहारा मिला इंडेक्सेस को। शुक्रवार को सेंसेक्स 56,000 के ऊपर बंद हुआ और निफ्टी में भी 16,700 के ऊपर कारोबार होते दिखा। सर, विदेशी निवेशकों को पिछले 4 दिन से, 1 हफ्ते से क्या दिखने लगा जो अब तक नहीं दिख रहा था और खरीदारी शुरू हो रही है? विदेशी निवेशकों की खरीदारी अगर वापस लौटती है, हालांकि अभी भी वो ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा, और जितना पैसा विदेशी निवेशक निकाल कर ले गए हैं, करीब $5 बिलियन पर मंथ के हिसाब से अक्टूबर के बाद से जो निकासी हुई वो काफ़ी बड़ी निकासी है। लेकिन फिलहाल 15 वीक के हाईएस्ट लेवल पर विदेशी निवेशकों का, एफपीआई निवेशकों की बाइंग बाजार में है। 2-3 महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो बाजार में बदल रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि स्टॉक्स के वैल्यूएशंस अच्छे हैं, निवेशकों को वापस भारतीय बाजार में बेहतर वैल्यूएशन मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है, क्योंकि मार्केट काफ़ी करेक्ट हो चुका था, काफ़ी गिर चुका था, एक चीज़ है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कोशिशें शुरू की गई हैं महंगाई को रोकने की या बाकी चीज़ों को रोकने की, उनके अगले साल भर में या 1 साल में, 1.5 साल में निवेश के में बेहतर रिटर्न के असर होने की संभावना है, जिसका फ़ायदा मिलेगा। और तीसरा एक और महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय शेयर बाजार का पूरा स्वरूप शुभम बदल रहा है। प्रमुख 15, 20, 25, 50 कंपनियां मार्केट में तेजी से उभर कर आगे उसे लीड कर रही हैं, और इसलिए निवेशकों को वहां पर बेटर बाइंग का या बेटर वैल्यू बाइंग का विकल्प मिल रहा है। पर यह रुख अभी हमें करीब से देखना होगा, क्योंकि मैक्रो पिक्चर भारतीय अर्थव्यवस्था का, चाहे वो एडीबी की रिपोर्ट लें, नोमुरा का रिपोर्ट के लें, वो जो मैक्रो तस्वीर है भारतीय अर्थव्यवस्था की, वो अभी उतनी मजबूत, उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन विदेशी निवेशकों ने जैसे ही भारतीय बाजार में आमद शुरू की, रुपए की स्थिति में थोड़ा सा सुधार भी दिखाई दिया। और आने वाले समय में अगर विदेशी निवेशक भारत में बने रहते हैं या थोड़ी बहुत भी खरीदारी करते रहते हैं, तो कम से कम रुपए पर जो एक बड़ा दबाव बना है वो कम होगा। विदेशी मुद्रा भंडार पर भी, वहाँ भी कम। गोल्ड के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की बिकवाली और अमेरिकी करेंसी डॉलर की मजबूती की वजह से गोल्ड के भाव दबाव में दिख रहे हैं। आज शुक्रवार को भाव में हल्की रिकवरी जरूर है, लेकिन गुरुवार को घरेलू बाजार में भाव 50,000 प्रति तोला के नीचे चले गए। विदेशी बाजार में भी कीमतें करीब 1.25 साल के निचले स्तर पर हैं। शुक्रवार को घरेलू बाजार में फिर से 50,000 के ऊपर और विदेशी बाजार में भाव $1,700 के ऊपर है। सर, सोने में चमक क्यों नहीं आ रही? सोने में चमक को तोड़ने वाली दूसरी बात भी आज हो गई। पहले तो डॉलर में मजबूती के कारण सोने में चमक नहीं आ रही थी, क्योंकि डॉलर और गोल्ड ऑलमोस्ट, हालांकि पैरिटी में नहीं है तकनीकी तौर पर, गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन डॉलर और सोना 2 ही सबसे महत्वपूर्ण एसेट्स हैं जहां लोग निवेश करते हैं। तो डॉलर से निकालते हैं तो सोने में ले जाते हैं, और सोने से निकालते हैं तो डॉलर में ले जाते हैं। डॉलर मजबूत है, अमेरिकी बॉन्ड्स में निवेश बढ़ रहा है, यूरो जोन से भी काफ़ी निवेश अमेरिकी बॉन्ड में गया है, जो कि आमतौर पर यूरो करेंसी में होता है, तो उसका असर हमें दिखाई दिया। और दूसरी बड़ा जो रुपए की गोल्ड की चमक को फीका करने वाला फैसला था, वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से आया। अब यूरो भी मजबूत होने लगा, क्योंकि यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ब्याज दर में बढ़ोतरी कर दी। तो हमें सोने की कीमत में गिरावट का, जो ताज़ा गिरावट है, उसमें यूरो की मजबूती का असर भी दिखाई देता है। और चूंकि आने वाले समय में दुनिया की प्रमुख मुद्राएं, जो भी प्रमुख मुद्राएं हैं, वो उनके जो होस्ट कंट्री या उनकी जो सॉवरेन कंट्रीज हैं, वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी करते रहेंगे, यानी जो प्रमुख मुद्राएं हैं वो मजबूत होती रहेंगी, तो उसका असर हमें सोने की कीमत पर आने वाले समय में दिखाई देगा। तो सोने की कीमत में कोई बहुत तेज रिकवरी का आउटलुक फिलहाल अभी हमें दिखाई देता नहीं है। नहीं दिखता है।
रूस के कच्चे तेल के भाव पर ग्लोबल मार्केट में अगर कैपिंग लगती है तो ग्लोबल मार्केट में रूस की तेल की सप्लाई बंद हो जाएगी, ऐसा रूस का कहना है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने रूस के उप प्रधानमंत्री के बयान का हवाला देते हुए जानकारी दी है। रूस अगर वैश्विक मार्केट से तेल की सप्लाई को रोकता है तो कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिल सकता है। सर, क्यों रोक देगा रूस सप्लाई अगर कैपिंग लग गई तो? कोई ठोस कारण? अलेक्जेंडर नोवाक ने कहा है, जो रूस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये कहा है, और वो स्वाभाविक सी बात है। शुभ, हम लोग अपने कार्यक्रम में चर्चा करते रहे हैं कि रूस पर दबाव ये बनाया जा रहा है कि वो कच्चे तेल की कीमत को अपनी लागत से थोड़े ऊपर पर बेचे, और इस रूस की इस समय की परिस्थिति में जबकि चारों तरफ सैंक्शंस लगे हुए, तेल और गैस ही उसके राजस्व का प्रमुख स्रोत है। जो भी पैसा उसके पास पहुंच रहा है, चाहे भारत, चीन जैसे देश सैंक्शंस के बाद भी तेल खरीद रहे हैं। हालांकि ताज़ा खबर यह है कि भारत में रूस के तेल के आयात में कमी आई है जून के महीने में, मई के महीने से कम हुआ है, और जो गैस यूरोप के देश खरीद रहे हैं उसका पैसा उनके रूस के पास पहुंच रहा है। तो नोवाक का स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर रूस पर यह शर्त थोपी गई तो वो अपने कच्चे तेल का निर्यात बंद कर देगा। और अगर ये बात, ऐसी परिस्थिति बनती है तो फिर हम गोल्डमैन सैक्स की वो जो भविष्यवाणी में जिस पर हमने चर्चा की थी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $200 से ऊपर भी जा सकती हैं, उसका खतरा हमें साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन रूस को यह महसूस हो रहा है कि अमेरिका और यूरोप के देश इस पूरी पेशबंदी में लगे हुए हैं कि किसी तरह से रूस के कच्चे तेल पर दुनिया के बाजारों की निर्भरता कम की जाए, और इसलिए शायद इस दबाव को भी कम करने के लिए हमने देखा कि कल से ये खबर आना शुरू हुई कि गैज़प्रॉम ने नॉर्ड स्ट्रीम 1 में फिर से गैस की आपूर्ति शुरू कर दी। क्योंकि ये ऐसी लड़ाई है ना, इसमें दोनों तरफ से नुकसान है। अगर रूस गैस की सप्लाई बंद करता है, रूस अगर कच्चे तेल की आपूर्ति बंद करता है, तो रूस की पहले से ही ध्वस्त अर्थव्यवस्था, जो कि युद्ध के कारण और मंदी के कारण तबाही की स्थिति में, उसके पास उसका आखिरी स्रोत भी खत्म हो जाएगा। और अगर ये सप्लाई बंद होती है तो यूरोप और अमेरिका की, यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं की क्या स्थिति हो रही है वो तो हमारे सामने ही है। सामने, बिल्कुल। चलते चलते आप मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट और देखिए। स्पेशल रिपोर्ट आज है HUL के नतीजों पर। HUL के नतीजे दरअसल केवल एक कंपनी के नतीजे नहीं हैं, ये देश में स्पेशली रूरल मार्केट से मांग की तस्वीर को दिखाता है। रोजमर्रा के सामान बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी HUL की हालत पस्त है। आम लोग तो परेशान थे ही, महंगाई ने हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे दिग्गज के पसीने भी छुड़ा दिए हैं। हालात ऐसे हैं कि कंपनी के MD को सरकार से गुहार लगानी पड़ गई कि वो ब्याज दरों को ऐसे मैनेज करे कि ग्रोथ को रोके बगैर महंगाई को काबू में लाया जा सके। HUL ने हाल में ही अपने अप्रैल से जून 2022 के नतीजों का ऐलान किया है। आंकड़े बता रहे हैं कि वॉल्यूम में गिरावट है, गांव देहात में मांग में कमी है और कंपनी तनाव में है। HUL कह रही है कि वॉल्यूम में ऐसी गिरावट का सामना उसने पहले कभी नहीं किया। HUL के MD संजीव मेहता ने ET के साथ बातचीत में कहा, वॉल्यूम पर स्ट्रेस पहले भी रहा है, लेकिन लंबे वक्त तक लगातार वॉल्यूम का गिरना डिमांड में स्ट्रेस की ओर इशारा करता है। मेहता मान रहे हैं कि ऊंची कमोडिटी महंगाई के चलते वॉल्यूम में गिरावट हो रही है। आंकड़े भी डिमांड के सुस्त पड़ने की गवाही दे रहे हैं। रिसर्च फर्म नीलसन की पड़ताल बताती है कि जून तिमाही में FMCG मार्केट वैल्यू के हिसाब से 7% बढ़ा है, जबकि वॉल्यूम 5% गिरा है। इसी दौरान HUL की सेल्स में 19% ग्रोथ हुई है, लेकिन इसकी वजह डिमांड में तेजी नहीं बल्कि कीमतों में इजाफा है। महंगाई इतनी बड़ी है कि कंपनियों के लिए इसे झेलना मुश्किल हो गया है। नतीजा ये हुआ कि महंगाई की गर्मी जनता की जेब तक पहुंच गई। जून तिमाही में HUL ने अपने सामानों के दाम 12% बढ़ा दिए। कंपनी को आगे भी कीमतों में तेजी की आशंका है। हालात ऐसे समझिए कि पिछले एक साल में क्रूड ऑयल का दाम 60% और पाम ऑयल का दाम 50% बढ़ा है। लेकिन कीमतें बढ़ाने के बावजूद कंपनियों के मुनाफे गड़बड़ा रहे हैं। मिसाल के तौर पर HUL का EBITDA जून तिमाही में 1.1% घटकर 23.2% पर आ गया। HUL को सबसे बड़ी चिंता ग्रामीण बाजार में गिर रही मांग की है। पिछले साल से ही गांव देहात में बिक्री घटी है। जनवरी से मार्च तिमाही में ग्रामीण इलाकों में सेल्स वॉल्यूम 9% और जून तिमाही में ये 7% घटा है। बस ऊंची महंगाई और खास तौर पर गांव देहात के मार्केट में घटती डिमांड का ही डर है कि HUL जैसी दिग्गज भी बेबस नजर आ रही है। कारोबार को पटरी पर वापस लाने के लिए कंपनी की गुहार अब सरकार से ही है कि वो ब्याज और ग्रोथ में एक ऐसा संतुलन बनाए कि डिमांड को बचाया जा सके।
खैर एचयूएल की उम्मीद कब पूरी होगी, इसका जवाब आने वाले वक्त में महंगाई के हालत में छिपा है। लेकिन तब तक आम लोगों के साथ ही एफएमसीजी कंपनियों की जेब ढीली रहने वाली है। मनी 9 के लिए प्रवीण शर्मा की रिपोर्ट। सर, महंगाई से हम ही अपनी कंपनियां भी परेशान हैं, एचयूएल के नतीजे ऐसा ही बता रहे हैं। हाँ, और ये एचयूएल के नतीजे, एचयूएल को आप ये मान सकते हैं कि भारत का जो इतना विराट मार्केट है, जिस मार्केट में निवेश के लिए भारतीय कंपनियां आती हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है इसका संकेत हमें मिलता है। एचयूएल के नतीजों से 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें दिखाई दी हैं हमें। एक तो ये कि कंपनी अगर कीमतें नहीं बढ़ाती अपने उत्पादों की तो शायद उसका हम इतना मुनाफा नहीं देख पाते बाजार में, यानी कंपनी मांग को सेक्रीफाइस करके, मांग का बलिदान करके भी कीमतें बढ़ाने को मजबूर हैं, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि रूरल बाजार में, ग्रामीण बाजार से भी मांग में वो बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही है। खासतौर से जो ताजे आंकड़े हमें रूरल वेजेस को लेकर मिल रहे हैं, गाँवों में मजदूरी दर को लेकर मिल रहे हैं, उसमें बहुत तेज़ बढ़ोतरी नहीं है। और महंगाई का दबाव तो है ही, और महंगाई के दबाव के कारण खपत में तेज़ी से कमी आई है। हिंदुस्तान लीवर ने अपने रिजल्ट जारी करते हुए ये भी कहा है कि उसे आगे भी कीमतें बढ़ानी पड़ सकती हैं, कि उसके बैलेंस शीट पर दबाव बना हुआ है। अब ये वो दूसरा हिस्सा है शुभम, जिसे आप कंपनियों के नतीजों में सेकेंडरी डेटा में देख सकते हैं कि भारत की जो खपत की कहानी, जो कंजम्पशन की स्टोरी है, जो भारत का पूरा बाजार आम लोगों की खपत का बाजार है, क्या वो कोविड की मार से, महंगाई की मार से उबर पा रहा है कि नहीं उबर पा रहा है। और जब तक वो नहीं उभरेगा तब तक हमें बाजार में उस तरीके की डिमांड या उस तरीके की खरीद दिखाई नहीं देगी। बिल्कुल, ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। अब आपसे जो वादा था कि आज आपको मनी 9 ऐप के बारे में अंशुमान जी कुछ बहुत खास बताएंगे, उससे पहले आप एक चीज़ और सुनिए कि इस इतवार को, रविवार को इकोनॉमिकम में हम क्या खास लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपसे अगली मुलाकात जो होगी वो रविवार को सुबह 11:15 बजे इकोनॉमिकम में होगी। सर, क्या खास होगा इस बार? अर्थात शुभम, इस रविवार को हमने एक उस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की जो श्रीलंका के डूबने के बाद, श्रीलंका के संप्रभु कर्ज के बाद जगह जगह से, अलग अलग जगह से पूछा जा रहा है कि भारत पर आखिर कर्ज कितना है, भारत के कर्ज की परिस्थिति क्या है। और हम आपको कुछ मजबूत और अधिकृत आंकड़ों, अंतर्राष्ट्रीय और भारत सरकार के कुछ अधिकृत आंकड़ों के आधार पर बताएंगे कि यदि आप श्रीलंका की स्थिति को लेकर खौफजदा हैं या श्रीलंका की परिस्थिति देख रहे हैं, तो भारत के कर्ज के बारे में भी जानिए। और भारत पर कितना कर्ज है, वो कहाँ है, राज्यों की क्या स्थिति है, केंद्र सरकार की क्या स्थिति है, इसे विस्तार से हम खोलकर आपके सामने रखेंगे इस बार इकोनॉमिकम में, ताकि आपको पता चल सके कि भारत की आर्थिक सेहत है कैसी। बिल्कुल, तो देखना ना भूलिए रविवार सुबह 11:15 बजे इकोनॉमिकम। सर, मनी 9 ऐप के बारे में खास जानकारी? हाँ, हम लोगों ने मनी सेंट्रल में मनी 9 ऐप की घोषणा करते हुए आपसे कहा था कि हम हर बार आपको हर रोज एक नई चीज़ के बारे में बताएंगे। मनी 9 पर एक खास शो है, जिस शो का नाम है चैन की सांस। ये नाम कई लोगों ने के बीच चर्चा के बाद निकल कर आया और इसको लेकर काफ़ी उत्सुकता है। इस शो का नाम चैन की सांस इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग भारत में हैं, शुभम अधिकांश लोग शायद भारत में ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करते, म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करते। 5-6% लोग ही स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो कुछ ना कुछ तो बचत करते हैं, वो बीमा खरीदते हैं, वो हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं, वो बैंकों में पैसा रखते हैं, वो FD में पैसा लगाते हैं, वो बॉन्ड में पैसा लगाते हैं। भले ही उन्हें बहुत ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद ना हो, भले ही उनके अंदर शेयर बाजार के जोखिम से को सहने की क्षमता ना हो, पर ये उनका हक बनता है कि उन्हें भी अच्छा रिटर्न मिले, उन्हें भी अपनी बचत पर चैन की सांस लेने का मौका मिले। यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए है जो चैन की सांस लेना चाहते हैं, पेंशन पर, म्यूचुअल फंड, बीमा पर, बैंकों की बचत पर, लोन पर, बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर जो आम तौर पर शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड से दूर हैं। इस कार्यक्रम में हम आपको क्या क्या बताते हैं, आपको शुभम बताएंगे। बिल्कुल, इस कार्यक्रम में बात होती है आपकी बचत की, आपके खर्च की, आपके निवेश की, आपके हर उस फैसले की जो आपकी वित्तीय सुरक्षा, आपकी वित्तीय आज़ादी से जुड़ा हुआ हो। आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि आप बचत करें तो वो ऐसी जगह निवेश हो जहाँ सुरक्षित हो, जहाँ जोखिम ना हो। तो अगर आप ऐसे निवेश विकल्पों के बारे में जानना चाहते हैं कि जहाँ आपको कम जोखिम के, बिना जोखिम के या संतुलित जोखिम के, आपके एज के हिसाब से, आपकी परिस्थितियों के हिसाब से जितना उपयुक्त है, जितना सही है, जितना सब्जी में नमक सही है, उतना ही जोखिम भी आपकी निवेश पोर्टफोलियो में कितना सही है, ये अंदाज़ा आप कैसे लगाएं, कैसे अपने निवेश को बनाएं,
कैसे अपनी बचत को बचाएं, ये सारा सब कुछ आपको चैन की सांस में जानने को मिलता है। हमारी सीनियर एंकर प्रियंका संभव ये शो लेकर आपके लिए आती हैं। हफ्ते में 3 बार ये शो आता है और देश के सारे बड़े दिग्गज चेहरे, दिग्गज एक्सपर्ट आपको इस शो में राय देते मिलते हैं। रायशुमारी भी होती है। इसके अलावा आपके सुझाव के आधार पर हम कार्यक्रम भी तैयार करते हैं। जो आपके सुझाव आते हैं, जो आपकी क्वेरीज आती हैं, जो आपके सवाल आते हैं, उनको भी हम उसमें डील करते हैं। इसके अलावा ये जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आप जानना क्या चाहते हैं, आप समझना क्या चाहते हैं, और आपकी जो भी उत्सुकताएं होती हैं वो सारी प्रियंका जी इस शो में पहुंचाती हैं, इस शो के माध्यम से आप तक पहुंचाती हैं। शुभम, चैन की सांस का शो खास तौर पर इसलिए बनाया गया है ताकि वो आपको न केवल आपके निवेश के बारे में उठने वाले सारे सवाल जो आपके दिमाग में आते हैं उनका आसानी से जवाब दे सके, उनके सुझाव दे सके, बल्कि आपको आपके फैसले लेने के लिए तैयार कर सके, आपको ये समझ दे सके जिसके जरिए आप अपने फैसले ले सकें। पर ये केवल आपको ज्ञान देने वाला शो नहीं है, ये इस तरीके का शो है जिसमें हम आपको लगातार अपडेट करते हैं ऐसी खबरों से जो खबरें शायद आप अखबारों में या कहीं ढूंढ ही नहीं सकते भीड़ में, कि आपकी बचत के साथ, आपके बैंक के अकाउंट के साथ, आपके खाते के साथ क्या हो रहा है। पर यह शो केवल Money9 के ऐप पर उपलब्ध है। तो आप Money9 का ऐप डाउनलोड कीजिए और इसमें सवाल पूछने की सुविधा भी है। अपने सवाल भी भेजिए, हमारे एक्सपर्ट उसके सवाल का उनका जवाब देंगे, और हमें बताइए कि आपको चैन की सांस के एपिसोड कैसे लगते हैं। और Money9 के ऐप पर चैन की सांस के पुराने एपिसोड भी उपलब्ध हैं जो आप किसी भी समय कभी भी जाकर देख सकते हैं, वो हमेशा देखने के लायक है। और अगले हफ्ते हम आपको शुभम एक नए शो के बारे में बताएंगे। बिल्कुल, अगले हफ्ते एक नहीं 5 नए शो के बारे में बताएंगे। हर दिन एक नए शो के बारे में बताएंगे, क्यों उसका नाम रखा गया, क्या कंटेंट है, कौन लेकर आता है, क्या बताता है, कैसे सवाल पूछें, सब कुछ आपको मनी सेंट्रल के माध्यम से हम आप तक बताएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। कौन सा शो किस लिए है, किस समस्या को आपकी समाधान करेगा, और यकीन मानिए आसान भाषा में, आपकी समझ को समृद्ध करने वाली भाषा में ये सारे के सारे शो आपके लिए एक्सक्लूसिवली तैयार किए गए। लेकिन हाँ, ये हैं सब मोबाइल ऐप पर, आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए अगर आपने अब तक हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, एंड्रॉयड पे हो, एप्पल पर हो, आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आज ही इंस्टॉल कीजिए। सैकड़ों वीडियो पड़े हुए हैं, देखिए, जानिए, समझिए। फिलहाल आज के मनी सेंट्रल में इतना ही। नमस्कार।